कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को निशा नैयर का नमस्कार। कोरोना से जंग, जनता के संग। आज की कड़ी में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ सफर शुरू करते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में हम लगातार कोरोना के खिलाफ बेहतर परिणामों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। संक्रमित लोग उपचार प्राप्त करके जहां वापस अपने घरों तक पहुंच रहे हैं, वहीं प्रदेश में संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार कमी आ रही है और इसका श्रेय निश्चित तौर पर शासन प्रशासन के साथ प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों और सभी नागरिकों को जाता है। हमें आगे भी इसी प्रकार से मिलजुल कर छत्तीसगढ़ को, फिर अपने देश भारत को और फिर समूचे विश्व को इस वैश्विक महामारी से मुक्त कराना है। छत्तीसगढ़ में हर स्तर पर कोरोना को हराने के प्रयास जारी हैं। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका महिला एवं बाल विकास विभाग भी निभा रहा है। कार्यक्रम की आज की इस कड़ी में सबसे पहले हम आपको महिला एवं बाल विकास विभाग के अभिनव प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं। इस बारे में आकाशवाणी समाचार ने बात की प्रदेश की माननीय महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग की मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया जी से। मंत्री महोदया, लॉकडाउन के दौरान जबकि आंगनबाड़ी केंद्र अभी बंद हैं, ऐसे में महिलाओं और बच्चों तक पोषक आहार कैसे पहुंचाया जा रहा है? अभी जब से 13 मार्च से आदेश हुआ है सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का जी आंगनबाड़ी बंद करने का जी और साथ साथ उनकी पोषण आहार उन तक पहुंचाने का, तो हमारी जो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता बहनें हैं जी वो लॉकडाउन के नियम का पालन करते हुए पूरे घर घर तक पोषण आहार पहुंचा रहे हैं। जो हमारे जितने हितग्राही हैं उन सब तक आसानी से पहुंच रही है, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। जो बच्चे आंगनबाड़ी आते थे और अभी लॉकडाउन के कारण नहीं आ पा रहे हैं, तो उन्हें शिक्षा देने के लिए नवाचार किया गया है। हमने सुना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से उन्हें उन्हीं की बोली में शिक्षा दी जा रही है। इसके बारे में हम जानना चाहेंगे अपने श्रोताओं के लिए। बिल्कुल, हमारे यहाँ जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जी जो बच्चों को शिक्षा देनी, उनका पूरा प्रयास किया जा रहा है। यहाँ से हमारे कार्यालय से उन लोग को वीडियो बनाकर मोबाइल के व्हाट्सएप के माध्यम से सभी हमारे कार्यकर्ताओं को भेज रहे हैं। और जहाँ जहाँ जिस बोली की उपयोग किया जाता है, जैसे गोंडी, कई लोग गोंडी, बस्तर में गोंडी बोलते हैं जी, हमारे इधर स्थानीय छत्तीसगढ़ी में बात करते हैं, कहीं हिंदी में बोलते, तो उनको जो भाषा जिनको समझ आ रहा है उस तरह की वीडियो बनाकर, जैसे हमारी कार्यकर्ताएं अभी राशन टेक होम जो पहुंचा रहे हैं हमारे पोषण आहार, उनके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर और मास्क वगैरह का उपयोग करके वहाँ उनके पालकों को भी जिनको मोबाइल में व्हाट्सएप देखने आता है, चलाने आता है, उनको वहाँ ट्रांसफर कर देते हैं। और जहाँ नहीं आता है वहाँ पे खुद बैठ के उन बच्चों को सिखाती हैं, कविता बताती हैं और उनको खेल खेल में कई ऐसे गाने के माध्यम से उनको शिक्षाप्रद कहानियां भी बताती हैं। जी मंत्री जी, लॉकडाउन अवधि में प्रधानमंत्री मातृ योजना के हितग्राहियों को किस तरीके से लाभ पहुंचाया जा रहा है? हमारे मातृवंदना योजना के तहत हमारे यहाँ 3,83,745 हितग्राही है जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से पंजीयन है और उनको 134.9 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है जी। और अभी भी जनवरी 2020 के आज पर्यंत तक कुल 28,606 हितग्राहियों को लाभान्वित हो गए हैं और इस अवधि में कुल 20.69 करोड़ रुपए का हम लोग भुगतान भी कर दिए गए हैं, जैसे उन्हें कोई ऐसा परेशानी ना हो इस तरह का। और इस तरह की जो मातृ वंदना में जो हमारी माताएं हैं, कुछ कुपोषित भी है और कुछ एनीमिया के शिकार भी हैं बहुत, तो इस तरह के लोगों को हम लोग सूखा राशन जो पहुंचाने का मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत हम लोग सूखा राशन भी पहुंचा रहे हैं जी। मंत्री जी, कोरोना संकट के दौरान अभी हम देख रहे हैं महिला स्व सहायता समूह भी काफी अच्छा काम कर रही हैं, तो ये समूह मास्क और सैनिटाइजर भी बना रहे हैं, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। बिल्कुल, हमारी महिला बहनें अभी जो हमारे कार्यकर्ता हैं, मितानिन बहनें हैं, महिला समूह के जितने भी महिलाएं हैं, उन लोग राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर जो आज ये भयंकर महामारी जो फैली हुई है पूरे देश में जी,
उसके लिए इन लोगों ने किसी तरह की चिंता न करते हुए पूरा समय अपने मास्क में, सैनिटाइजर बनाने में, और जहाँ भी हेल्प करना है लोगों को, कोरोना वायरस के बारे में बताना है, तो ये भी घर घर जाकर हमारी बहनें बता रही है। और ये बहुत बढ़िया काम हमारे छत्तीसगढ़ के जो समूह वाले जो कर रहे हैं, वो बहनें बहुत अच्छा है। और आने वाले समय में हमारी सरकार की तरफ से भी उन्हें हमेशा सहयोग रहेगा कि वो ऐसे उद्योग अपने स्तर पे उद्योग डालकर आगे बढ़े और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारे। ये हमारी सरकार की हमेशा प्रयास रहेगी। मंत्री महोदय, आपके पास समाज कल्याण विभाग का भी प्रभार है, तो लॉकडाउन के दौरान बुजुर्गों और दिव्यांगजनों और निराश्रित लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए उन्हें किस तरह से सहायता पहुंचाई जा रही है? तो वृद्धाश्रम है हमारे यहाँ, दिव्यांग आश्रम, कई आश्रम है, वहाँ पे कई लोग तो अपने बच्चों को ले गए हैं जहाँ पे दिव्यांग बच्चे हैं उनको, और कई लोग नहीं ले गए हैं। तो उनके लिए पूरा लॉकडाउन का नियम का पालन करते हुए उनकी मास्क की व्यवस्था किया गया है, उनके सैनिटाइजर की व्यवस्था किया है, और एक सेल भी विभाग के द्वारा बनाया गया है कि कोई भी ऐसी परेशानी होगी या कोई बात आएगी दिव्यांग बच्चों का है या वृद्ध जनों का है या निराश्रित लोग का है या भिखारियों लोग का है, जैसे बहुत से जो हमारे समाज कल्याण के अंदर में आते हैं, तो वहाँ तुरंत तत्काल कार्यवाही किया जाएगा और उनकी मदद भी किया जाएगा। इस तरह की अभी हमारे यहाँ रोज ऐसे निराश्रित लोगों को 20,000 लोग को रोज गर्म भोजन की व्यवस्था विभाग के माध्यम से किया जा रहा है, सामाजिक संगठनों की सहायता लेकर किया जा रहा है। तो इस तरह काम कर रहे हैं। और वृद्धा आश्रम में भी अलग से एक उनके लिए ऐसी डॉक्टरों की भी व्यवस्था किया जा रहा है, क्योंकि ये बीमारी ज्यादातर वृद्धों को प्रभावित करेगा, ऐसा बात आ रही है। तो उनके लिए हम लोगों ने अलग डॉक्टरों की भी व्यवस्था की है। यानी वृद्धाश्रमों में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए भी व्यवस्था की गई है? बिल्कुल, पूरी व्यवस्था है हमारी, पूरा नियम का भी वहाँ फॉलो हो रहा है जी। और डॉक्टरों को भी व्यवस्था किया जा रहा है। उनके खान पान की भी खुद मैं दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव, बड़े बड़े सिटियों में मैं खुद गई थी। और अधिकारियों को भी आदेश है, हमारे मुख्यमंत्री जी का भी आदेश है कि ऐसे जगहों में समय रहते उनकी राशन भी पहुंचनी चाहिए और उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से उनके डॉक्टर भी पहुंचने चाहिए। श्रोताओं, राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जगदलपुर जिले के आंगनबाड़ी केन्द्रों में क्या कुछ विशेष कार्य हुए हैं, इस बारे में आकाशवाणी समाचार ने जगदलपुर जिले की आंगनबाड़ी सुपरवाइजर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से बात की। अमिता सिंह है और मैं जगदलपुर ग्रामीण परियोजना की सुपरवाइजर हूँ। मेरा सेक्टर है धर्मपुरा और यहाँ पे 28 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। जब से मतलब कोरोना वायरस की स्थिति बनी है हमारे देश में और लॉकडाउन चालू हुआ है, तब से हमारी जो आंगनबाड़ियाँ हैं वो तो बंद हो चुकी हैं, लेकिन आंगनबाड़ी बंद होने के बावजूद भी हमारे जो हितग्राही हैं, गर्भवती हैं, पोषक हैं, 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे हैं, 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, उनके पोषण को ध्यान रखते हुए हम सूखा राशन वितरण कर रहे हैं। एक दिन आंगनबाड़ी में घूम करके आंगनबाड़ी की जो सामग्रियां हैं जो उनको प्रदान की जाती हैं वो उनको वितरण घर घर में जाके हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं, पूरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जो है कर रही हैं। बीच में आया कि आंगनबाड़ियां तो बंद हैं, बच्चे जो है घर में मतलब बोर हो रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, तो उनको देखते हुए बच्चों में जो अनौपचारिक शिक्षा की एक गतिविधियां जो है लगातार बनी रहें, इसके कारण से हमको बहुत सारे हमारे विभाग द्वारा वीडियो दिया जा रहा है। जो कार्यकर्ता हमारे घर घर में जाकर के वीडियो दिखाती है और बच्चों को संदेश दे रही है। पालकों के मोबाइल पे भी जिनके पास उपलब्ध है उनके पास भेजा जा रहा है और पालकों से भी ये निवेदन किया जा रहा है कि आप बच्चे का जो पोषण है, पोषण के साथ साथ में वो कम से कम अनौपचारिक शिक्षा की गतिविधि को भी जारी रखें, जिससे बच्चों का जो सर्वांगीण विकास है वो पोषण में भी उनका स्तर बना रहे और सर्वांगीण विकास जो है उनका बना रहे। नायक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिला बाल विकास से हूँ, धर्मपुरा सेक्टर परियोजना जगदलपुर से हूँ। और जो पहले जो कोरोना वायरस नहीं फैला था तो मैं 3 से 6 साल के बच्चे लोग को रोज आंगनबाड़ी में उपस्थित होते थे, उनको रोज अनौपचारिक शिक्षा देते थे, हर गतिविधि कराते थे उनको। मैंने पोषण आहार से लेकर शारीरिक गतिविधि, सामाजिक गतिविधि, सब गतिविधि कराते थे। अपना जो टाइम आधा घंटा टाइम हम लोग गृह भेंट में हर घर में जाते थे, घर एक दिन में 5 घर में, और हर चीज का संदेश देते थे। लेकिन अभी कोरोना वायरस के वजह से हम लोग सब चीज जो भी संदेश देना है वो सब चीज बंद हो चुका है, लेकिन हम लोग अभी भी हर घर में जा रहे हैं,
पोषण आहार का वितरण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी है मध्यम गंभीर कुपोषित 1 से 3 साल के बच्चे लोग को और 0 से 1 साल के पोषक माताओं को दे रहे हैं। और रेडी टू ईट का वितरण माह भर का एक हितग्राही को प्रति हितग्राही को 4 पैकेट दे रहे हैं मात्रा के अनुसार। और हम लोग बीच बीच में जाके यही संदेश दे रहे हैं कि बच्चों को भी यही संदेश दे रहे हैं कि मोबाइल के माध्यम से हम लोग उनको अनौपचारिक शिक्षा का गीत, कविता, कहानी ऐसे सिखा रहे हैं। और माता पिता को मोबाइल में भी डाल दिए हैं कि बचा हुआ वक्त में बच्चों को सिखाएंगे, ऐसा करके उनको बोल रहे हैं। और साफ सफाई के बारे में बता रहे हैं और बार बार साबुन से हाथ धोएं, दूरी बनाए रखें, घर से बाहर नहीं निकले, जितना जरूरी हो अपना घर में ही रहें, कुछ जरूरी ही काम होने से घर से बाहर निकले, ऐसा बता रहे हैं। श्रोताओं, जब बात महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय के छत्तीसगढ़ के अभिनव प्रयासों की चल रही है तो हमें कुछ सुखद जानकारियां जिला दुर्ग से भी प्राप्त हुई है। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं दुर्ग संवाददाता अभय जवादे। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थाओं में स्कूल, कॉलेज एवं आंगनबाड़ी केंद्रों की पढ़ाई भी प्रभावित हुई है, परंतु आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी के इस नवाचार ने आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों की पढ़ाई को आसान बना दिया है। डिजिटल कंटेंट भी की भाषा छत्तीसगढ़ी होने के कारण बच्चों के लिए और भी अधिक सरल हो गई है। जिले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा तेजी से बच्चों के पालकों के स्मार्टफोन तक डिजिटल कंटेंट को पहुंचा दिया गया है। यह डिजिटल कंटेंट में ज्ञानवर्धक कहानियों को छत्तीसगढ़ी भाषा में मधुर आवाज देकर सुगम संगीत से रोचक बनाया गया है। साथ ही एनिमेशन टेक्नोलॉजी एवं नृत्य शैली इसे काफी मनोरंजक बना दी है। इसके कारण बच्चे खुशी खुशी खेल खेल में रुचि दिखाकर पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों में आए इस बदलाव ने पालक वर्ग को भी खुश कर दिया है। इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी विपिन जैन ने बताया कि जिले में कुल 1502 आंगनबाड़ी केंद्र है, जिनमें 0 से 6 वर्ष आयु के कुल 98,000 बच्चे पंजीकृत हैं, लेकिन यह शिक्षा केवल 3 से 6 वर्ष आयु के 58,000 बच्चों को दी जा रही है। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्र के कार्यकर्ताओं ने व्हाट्सएप ग्रुप में बनाकर डिजिटल कंटेंट को पालकों के स्मार्टफोन पर पहुंचा दिया है। प्रत्येक सोमवार को 2 वीडियो इस व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड किए जाते हैं। जिन पालकों के पास स्मार्टफोन नहीं है उन्हें आंगनबाड़ी केंद्र के कार्यकर्ताओं के द्वारा गृह भेंट के दौरान स्वयं के स्मार्टफोन से बच्चों को वीडियो दिखाए जाते हैं। वीडियो के देखने के बाद बच्चे सीख भी रहे हैं और उनकी भाषाई क्षमता भी बढ़ रही है। गृह भेंट के दौरान कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए कोरोना वायरस के संक्रमण एवं बचाव के संबंधित सावधानियों का संदेश भी पालकों को देते हैं। मोटर गाड़ी आवत थे, हारन ला बजावत थे, मामा घर जाबो, पुआ रोटी खाबो, नानी संगे सूतब, कहानी ला सुनब, बाबा मंदर बजाही, कर्मा गीत सुनाही, मंदर बाजे धम धम, हमन नाचब छम छम। श्रोताओं, कोरोना वायरस से लोगों का जीवन बचाने के लिए छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्यकर्मी, जिसमें सभी डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ शामिल हैं, लगातार बेहतर कार्य कर रहे हैं और इनके कार्यों में जो रुकावटें आ रही हैं उन्हें दूर करने के लिए हर वर्ग अपने स्तर पर प्रयासरत है। इसी कड़ी में आईआईटी भिलाई द्वारा एक उल्लेखनीय पहल की गई है, जिसके अंतर्गत आईआईटी भिलाई के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग ने एक ऐसी किट तैयार की है जो न सिर्फ वायरस को रोकती है बल्कि इस किट को धोकर पुनः उपयोग में लाया भी जा सकता है। इस बारे में आकाशवाणी समाचार ने विस्तार से बातचीत की निदेशक आईआईटी भिलाई प्रोफेसर रजत मुन्ना से। देखिए, इसका सबसे बड़ा जो फायदा है वो जो फ्रंटलाइन हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, जो कोविड के पेशेंट्स को हैंडल करते हैं, उनके लिए एक ये पर्सनल इक्विपमेंट हो जाता है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसी भी तरह के संक्रमण से बचने के लिए। और ये पूरा एक वॉशेबल, रीयूजेबल यूनिट है। ये सिर के ऊपर हम डालते हैं और ये हमारा अपर टॉर्सो तक पूरा जो है उसको कवर करता है, पूरा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो जो हमारी जो पीपीई जो ड्रेसेस होती हैं उसके ऊपर इसको पहना जा सकता है और इट सब्स्टिट्यूट्स फॉर N95 जो मास्क होते हैं उसको भी सब्स्टिट्यूट करता है और प्रोवाइड्स मच बेटर प्रोटेक्शन फॉर इंटायर फेस एंड अपर टॉर्सो। तो इसको लगाने के बाद, और इसका हमने एक प्रोटोटाइप डेवलप किया है
और इसके मैन्युफैक्चरिंग के बारे में हम लोगों से बात कर रहे हैं कि किस तरह इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जा सके। ये पूरा वॉशेबल है। दूसरा, हमने एक जो गैजेट तैयार किया है उसको हम फेस शील्ड कहते हैं। ये प्रोटेक्ट करता है और ये बेसिकली उन लोगों के लिए, उन हेल्थ वर्कर्स के लिए है जो शायद कभी ना कभी इनको कोविड के पेशेंट्स को हैंडल करने का शायद वास्ता पड़े, क्योंकि कभी कोई पेशेंट आता है, उसको मालूम नहीं कोविड है, तो अगर वो उनसे मिलते हैं तो हो सकता है कि शायद कोविड का कहीं एक्सपोजर का चांस हो। और इसलिए फेस को इस समय सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करना, फेस को और हाथों को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है कोविड के लिए, और इसलिए इस डायरेक्शन में ये पूरे फेस का, फ्रंटल फेस का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दिस कैन बी यूज इवन इन एयर कंडीशनिंग एनवायरमेंट, दिस कैन बी यूज इनसाइड आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर्स, इन सब जगह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी डिजाइन हमने बिल्कुल पब्लिक की है। इसको घर घर में, किसी भी शहर में बहुत मीडियम स्केल इंडस्ट्री के लेवल पे इसको बनाया जा सकता है। जो ऐसी कंपनी और ऐसे बिजनेस यूनिट्स जो कि कार के नंबर प्लेट्स बनाते हैं प्लास्टिक में, वो तक भी इसको डिजाइन को डाउनलोड करके और अपने उन्हीं इक्विपमेंट के जरिए इसको पूरा बना सकते हैं। ये पीपीई किट किस तरीके से कारगर हो सकती है, इस बारे में आकाशवाणी समाचार ने बात की। प्रभारी निदेशक जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल सेक्टर 9 डीएसपी डॉक्टर एस.के. इस्सर से। डॉक्टर एस.के. इस्सर, डायरेक्टर इंचार्ज मेडिकल हेल्थ सर्विसेज, भिलाई स्टील प्लांट में हूं, और मैंने आईआईटी के डायरेक्टर साहब मूनत साहब से रिक्वेस्ट करी थी कि हमें जो पीपीई अवेलेबिलिटी की परेशानी आ रही थी यहाँ पे मरीजों को देखने के लिए, तो उन्होंने सहज स्वीकार किया और उन्होंने प्रोटोटाइप बना के आज लाए हैं। और हमारे सीओ साहब से ने भी अनुरोध मैंने किया, उसके लिए डाई बनवाना चाहते हैं जिससे कि ये बहुत जल्दी, बहुत मात्रा में बनाया जा सके। तो उसके लिए हमारे यहाँ के इंजीनियर्स भी आए हुए हैं, उनके साथ डिस्कशन चल रहा है कि इसकी डाई बन जाए तो ये बहुत आसानी से बहुत ज्यादा नंबर में पर डे बना पाएंगे। इसकी उपयोगिता बहुत है कि जो पेशेंट कोविड से संक्रमित है उसको जब हम या तो वेंटिलेट करते हैं या उसका सैंपल लेते हैं, उस समय उससे होने वाले खतरे को बिल्कुल नगण्य कर देता है। तीसरा, इसमें जो इन्होंने एक फेस मास्क बनाया, लाइन डॉक्टर्स हैं या ऑल मेडिकल हेल्थ वर्कर्स हैं, वो पहन लेंगे तो अनजाने में कोई पेशेंट आता है जिसके कोई सिम्टम नहीं है, या उनके सामने वो अपना सिम्टम प्रदर्शित करने के लिए खांसता है या कुछ करता है, तो उससे उनका प्रोटेक्शन काफी हद तक हो जाता है। तो मेरे विचार में ये शील्ड अभी और अच्छे, इसमें कुछ डेवलपमेंट करके इसको बहुत अच्छी तरीके से उपयोग किया जा सकता है। इससे मेडिकल जो डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल को काफी बचाव मिलेगा। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत से कला प्रेमी संगीत सेवक हैं जो इस कोरोना की महामारी से जन जागरूकता लाने के लिए अपने स्तर पर बेहतर प्रयास कर रहे हैं। एक ऐसे ही कलाकार हैं इस्पात नगरी भिलाई के प्रभंजय चतुर्वेदी से। हमने उनसे बातचीत की। प्रभंजय जी, आप छत्तीसगढ़ के जाने माने सुगम संगीत कलाकार हैं। अभी जो पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, तो इस वर्तमान समय में आप हमारे श्रोताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, आज कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से पूरा विश्व ग्रसित है। इससे हम भारतवासी भी बहुत त्रस्त हैं, परेशान हैं। लेकिन हम सभी ने एक ऐसा निर्णय लिया है, हमारी सरकार के निर्देशानुसार लॉकडाउन के अंतर्गत हम सभी अपने अपने घरों में हैं। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप सभी इस लॉकडाउन के समय में अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। इसी तारतम्य में एक गजल तैयार की है जो मैं चाहूंगा आप सभी के साथ शेयर करूं जी। उसके चंद शेर आप लोगों के लिए पेश कर रहा हूं जी। उसे सुने और अमल करें। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है, बेवजह घर से
निकलने की जरूरत क्या है। सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है। मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है। लॉकडाउन में प्रदेश में फंसे श्रमिक भाई बंधुओं के लिए जो राहत शिविर लगाए गए हैं, सरगुजा जिले में भी संचालित ऐसे ही राहत शिविर की जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आलोक शुक्ला। कोरोना महामारी ने पूरे विश्व में उथल पुथल मचा दी है। विश्व के विकसित देशों समेत भारत जैसे विकासशील देश में भी इसका प्रभाव पड़ चुका है। 25 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा होते ही पूरे देश में लोगों को जहां है वहीं रुकने की अपील केंद्र और राज्य सरकार ने की। पर इतने बड़े देश में अचानक 21 दिन की लॉकडाउन की घोषणा और उस पर अमल कर पाना बेहद दुष्कर कार्य था। सबसे अधिक परेशानी हुई उस मजदूर कामगार वर्ग को जो देश को गतिशील बनाए रखने में अथक परिश्रम कर अपना अमूल्य योगदान देता है। इस मजदूर वर्ग के पलायन को रोकना और वहीं रुकने के लिए समझाना कठिन तो था ही, उससे भी अधिक थी उनके रोजमर्रा के जीवन के लिए मूलभूत सुविधाओं को सुचारू रूप से रख पाने की। सरगुजा संभाग में सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर जिले की सीमा चूंकि पड़ोस के राज्य जैसे मध्य प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश से सीधे सीधे लगती है, इसलिए यहाँ चुनौती भी अधिक थी। खासकर सरगुजा जिले के मुख्यालय अंबिकापुर में इस स्थिति को नियंत्रित कर पाना एक चुनौती थी, क्योंकि उड़ीसा, रायपुर, रायगढ़ से यूपी, झारखंड के जाने वाले श्रमिक यहीं से होकर गुजरते। जैसे ही प्रशासन ने मोर्चा संभाला, वैसे ही सरगुजा जिले के सामाजिक संगठन व विभिन्न वर्ग के लोगों ने भी स्वतः पहल की और कई लोग सामने आए इस विपरीत परिस्थिति में अपना अमूल्य सहयोग देने के लिए। पलायन कर रहे श्रमिक वर्ग को लंबे समय तक राहत शिविर में रखने की योजना बनाई गई। सरगुजा जिले में जिला प्रशासन अंबिकापुर ने लॉकडाउन प्रभावित 110 लोगों को विशनपुर सामुदायिक भवन में रखा गया। यहाँ एक राहत शिविर बनाया गया जिसमें जरूरी बुनियादी सुविधाएं तो थी ही, साथ ही यहाँ रुके श्रमिकों के बच्चे को पढ़ाई की व्यवस्था के साथ साथ मनोरंजन और देश दुनिया से जुड़े रहने के लिए टेलीविजन की व्यवस्था भी कराई गई। साथ ही खेल सामग्री देकर शारीरिक व्यायाम का भी ध्यान दिया गया। मुख्य बात तो यह है कि विशनपुर राहत शिविर में ठहरे श्रमिकों और उनके परिजनों, जिसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, इन्हें विगत एक सप्ताह से अंबिकापुर शहर के युवा योग शिक्षक कमलेश सोनी योगाभ्यास और प्राणायाम भी सिखा रहे हैं, जिससे उनका शारीरिक मानसिक व्यायाम हो। वहीं अंबिकापुर जिला अस्पताल के पास अनोखी सोच संस्था के सदस्य प्रकाश साहू ने बताया कि अस्पताल में पूरे संभाग के लोग इलाज के लिए आते हैं, जिसमें बहुतायत आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोग रहते हैं। लॉकडाउन में इन्हें कोई परेशानी न हो, इसके लिए हम जिला अस्पताल अंबिकापुर के पास ही इनके लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे उन्हें कोई परेशानी न हो। वहीं हर आपदा की घड़ी में पूरे देश में सिख समाज के लोग सबसे आगे खड़े दिखते हैं और हमेशा अनुकरणीय बनते हैं। इसी क्रम में गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा अंबिकापुर के द्वारा सिख समाज के लोग प्रतिदिन जिले में 1500 लोगों को बहुत ही समर्पण भावना के साथ भोजन कराने में सुबह से शाम तक जुटे हुए हैं। वहीं लॉकडाउन के बीच मानव सेवा के साथ साथ बेसहारा पशुओं के लिए मारवाड़ी युवा मंच अंबिकापुर के मारवाड़ी समाज के युवा बेसहारा पशुओं के लिए हरी सब्जियां, चारा व गुड़ शहर में घूम घूम कर मवेशियों को खिला रहे हैं। इसमें प्रतिदिन लगभग 150 मवेशियों के चारा पानी का प्रबंध कर इस समाज के लोग बृहद संदेश दे रहे हैं। वहीं मारवाड़ी युवा मंच राम रसोई से सुबह शाम 300 लोगों को खाना जरूरतमंदों को दे रहे हैं। मंच के
अध्यक्ष व राम रसोई के संचालक शुभम अग्रवाल ने बताया कि हमारे सदस्य घूम घूम कर जरूरतमंदों का सर्वे भी कर रहे हैं, जिससे हर जरूरतमंद तक हम अपनी सेवा को पहुंचा सकें। सूरजपुर जिले के कलेक्टर दीपक सोनी के अनुसार विश्रामपुर के ग्लोबल स्कूल में अस्थायी तौर पर स्थापित किए गए सर्व सुविधा युक्त राहत शिविर में रह रहे परिवारों को हम अतिथि की तरह रख रहे हैं, जिससे उन्हें घर से दूर होने का आभास ही न हो। कुल मिलाकर जिला प्रशासन के साथ साथ ऊर्जा से भरी समाज के हर वर्ग के लोगों की टीम ने दृढ़ निश्चय से ये बतला दिया है कि हम सब इस विपदा में भी राह बनाने में सक्षम हैं। श्रोताओं, इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र महीना रमजान भी शुरू हो रहा है, जिसके लिए आकाशवाणी समाचार की ओर से सभी रोजेदारों को अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई। इस पवित्र महीने के बारे में लॉकडाउन के दौरान किन नियमों का पालन करते हुए इसे मनाया जाए, इस बारे में आकाशवाणी समाचार ने विशेष बातचीत की वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलाम रिजवी साहब से। लॉकडाउन के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट जो एडवाइजरी जारी करी थी, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी एडवाइजरी जारी करी। उसी को मिला के छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने भी समय समय पर एडवाइजरी जारी करती रही। अभी तक के टोटल 7 एडवाइजरी हमने जारी करी है। उसमें से एक एडवाइजरी स्पेशल रमजान के लिए भी है। रमजान का पवित्र महीना है, जिसमें लोग विशेष तौर से 5 नमाज के अलावा एक तरावी पढ़ी जाती है, जो 20 रकात होती है। इस तरावी के नमाज में समाज के ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल होते हैं, चूंकि धारा 144 सारे देश में लगी हुई है और लॉकडाउन का पालन करना भी अनिवार्य है। ये संक्रामक रोग जो है एक दूसरे के जरिए लगता है, इसलिए मस्जिदों में नमाज में भी अभी पाबंदी लगाई गई है। लोग अपने घरों पे नमाज पढ़ रहे हैं। इसका पूर्णतः रमजान में भी पालन किया जाएगा। लोग अपने घरों में ही तरावी पढ़े, नमाज भी अपने घरों में पढ़े, रोजा भी अपने घरों पे रखे। श्रोताओं, शासन प्रशासन के प्रयासों में एक कोशिश ये भी है कि उनकी योजनाओं की जानकारी प्रदेश के नामचीन कला जत्थों और कलाकारों के द्वारा उन्हीं की बोली में उन तक पहुंचाई जाए, जो काफी प्रभावी सिद्ध हुई है। ऐसा ही एक प्रयास छत्तीसगढ़ की जानी मानी पंडवानी गायिका रितु वर्मा द्वारा किया जा रहा है। इस बारे में आकाशवाणी समाचार ने उनसे बात की। रितु जी, आप मन छत्तीसगढ़ के जाने माने पंडवानी गायिका रहो, तो अभी जौन कोरोना के कारण पूरा प्रदेश देश में स्थिति है, तो हम श्रोता मनबर आपके द्वारा संदेश चाहतन। मैं अपन छत्तीसगढ़ वासी की है। अभी दुनिया भर में अभी जो कोरोना वायरस चलत है, यही मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि ये बीमारी हमला बचना है। और कैसे बचना है, जब हम सुरक्षित अपन घर से बाहर नहीं निकल होता जी। और जैसे हाथ धोना है, 10 बार इसे हाथ ला धोवत रहा है, साबुन से साफ सुथरा रखे रहे, आस पास ला साफ सुथरा रखे, और क्या कहते मास्क ला जरूर पहने रहा है, एक दूरी ले थोड़ा से एक दूसरा ले दूरी बना के रखे रहे, ये सबसे जरूरी है। और ये बीमारी ला जैसे हम क्या कहते जबका हरा सकन उतना हराबो। और क्या कहते यही संदेश देना चाहता हूँ कि हम ये बीमारी जरूर हरेंगे और जीत हमरे मन के होई। काबर जैसे कहते ना, चोला माटी के है ना एकरे का भरोसा, चोला माटी के है ना, चोला माटी के है ना एकरे का भरोसा, चोला माटी के है ना। कथे ना चोला हम माटी खरे जी, अब कब का हो जी तेकर कोई ठिकाना नहीं है। एकरे से जब तक हमार मन के जीव है तब तक अच्छा से सुरक्षित रहन। बाचो कोरोना बीमारी ले ये दे बाचो दाई, ऐसन बीमारी है वो। बाचो कोरोना बीमारी ले ये दे बाचवे ना, छत्ती से गाड़ी देवासी गा। ये बीमारी है ना ऐसन फैले भैया, ये देला सुरक्षित रखोगा, ये दे रखोगा भाई, ये दे दीने में हाथ दे ये 5 बार 6 बार येगा, तू मन साबुन ले धोगा, मुंह में मास्क ये पहनोगा, तभी निकलो भैया, एक ये दूसरा ले दूरीगा। ये बना के ये ना ये दे रखो भैया, ये दे घरे में सुरक्षित रहोगा, ये दे रहोगा भाई, ये दे जी। तो श्रोताओं, चलते चलते एक बार फिर हम आपसे कहना चाहेंगे कि कोरोना से हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, और ये भी कि ये लड़ाई थोड़ी लंबी है और इसे जीतने के लिए हमें हर स्तर पर सावधान और सतर्क रहना है। इसके लिए उन तमाम बातों का पालन करना है जो हम करते आ रहे हैं।
मसलन हाथों को हर घंटे सैनिटाइजर या साबुन से धोते रहना है, घरों में रहना है और जरूरी काम से बाहर निकलने पर मास्क लगाना है और सामाजिक दूरी का पालन करना है। इस संबंध में लोगों को भी लगातार जागरूक करते रहना है। साथ ही श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि समाचारों के अलावा हमारे समसामयिक कार्यक्रमों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ AIR न्यूज से भी रेडियो के अलावा आप मोबाइल से भी जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में 28 अप्रैल मंगलवार को सुबह 10:30 पर पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक घरों में रहें, सुरक्षित रहें, सुनते रहें आकाशवाणी और निशा नैयर को दीजिए अनुमति। नमस्कार।